मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम आप सबों से द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पर चर्चा करेंगे। आज सिर्फ कारण बताएंगे, फिर उसके परिणाम और प्रभाव के विषय में भी आपसे चर्चा करेंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, और सभी का ये अनुमान था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कोई दूसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। लगभग 20 वर्षों के पश्चात ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इसके बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे ऐसे बीच में संधियां हुई, बहुत से ऐसे बातें हुई, बहुत से ऐसे देश थे जो अपने सैन्य बल का प्रभाव विकसित करने लगे, अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करने लगे, और से बहुत से कारण थे जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। आज पूरा विश्व तृतीय विश्व युद्ध के दहलीज पर खड़ा है। कब और किस रूप में ये युद्ध प्रारंभ होगा कहना बड़ा मुश्किल है। अभी भारत और चाइना के बीच जो तनातनी है और लद्दाख में जो परिस्थिति है, दिन प्रतिदिन विकट रूप धारण कर रही है। भारत एक कोरोना महामारी से युद्ध लड़ रहा है, आंतरिक आर्थिक व्यवस्था से लड़ रहा है, पाकिस्तान से तनाव चल रहा है, कश्मीर को लेके, लद्दाख और ग्लेशियर और बहुत सारी चीज़ों को लेके चाइना के साथ युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध है अभी। और ये युद्ध में कौन से देश किसका समर्थन करेंगे, और ये आगे कालांतर में चलकर ये विश्व युद्ध में भी परिणत हो सकता है, ऐसा लोगों का अनुमान है, मेरा अनुमान है। 1945 से लेके अभी तक करीब 75 साल में कोई भी विश्व युद्ध नहीं हुआ है। विगत 75 साल पूर्व जो हिरोशिमा में अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था, उसका खामियाजा आज तक वहाँ के लोग भोग रहे हैं। आज भी वहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लूला लंगड़ा पैदा होते हैं। युद्ध तो किसी भी माने में किसी समस्या का समाधान नहीं होता। फिर भी आप लोगों से मैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पर चर्चा कर रहा हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लगभग 20 वर्ष की शांति होने के पश्चात 1 सितंबर 1939 के दिन युद्ध की अग्नि ने फिर सारे यूरोप को अपनी लपटों में समेट लिया, और कुछ ही दिनों में यह संघर्ष विश्वव्यापी हो गया। विश्वव्यापी क्यों होता है कि कोई जो दो देशों के बीच जो लड़ाई होती है, उसमें कुछ देश किसी देश के समर्थन में आ जाते हैं, और एक एक करके बहुत से देश इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। सभी अपने मित्र राष्ट्रों को अपने साथ जोड़कर
इस युद्ध को आगे चलाते हैं। विगत 2 शताब्दियों के इतिहास के अध्ययन के बाद ये पता चलता है, यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से है कि शांति स्थापित रखने के अथक प्रयासों के बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध क्यों छिड़ गया। सारे लोग चाहते थे कि शांति बनी रहे, किसी तरह का कोई युद्ध नहीं हो। जब युद्ध नहीं होगा तो वो विश्व युद्ध के रूप में परिणित नहीं होगा। क्या संसार के लोग और विविध देशों के शासक यह चाहते थे कि युद्ध हो? नहीं, यह गलत है। समूचे संसार में शायद कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं था जो युद्ध की कामना करता हो। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष तथा सभी वर्ग की जनता शांति ही चाहती थी। इसी तरह यूरोप की कोई सरकार युद्ध नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि जर्मन सरकार भी युद्ध से बचना ही चाहती थी। स्वयं हिटलर भी युद्ध नहीं चाहता था। अंतिम समय तक हिटलर का यही विचार था कि संकट पैदा करके धौंस देकर डरा धमकाकर पोलैंड से डार्जिलिंग छीन लिया जाए। वह जानता था कि युद्ध से उसका सर्वनाश हो जाएगा। बिना युद्ध किए ही विजय हासिल कर लेना उसकी एक चाल थी। वास्तव में युद्ध के बिना विजय के सिद्धांत पर ही उसने सारी मान मर्यादा निर्भर थी, पर ऐसा नहीं हो सका। किसी की इच्छा नहीं होने पर भी युद्ध छिड़ गया। इसके लिए क्या क्या चीज जिम्मेदार थी? इसमें प्रमुख था वर्साई की संधि। 1919 ईस्वी के पेरिस शांति सम्मेलन में शांति का महल नहीं खड़ा किया जा सका। उस समय यह आम विश्वास था कि वर्साई की संधि के द्वारा एक ऐसे विश्व वृक्ष के बीज का आरोपण किया गया है जो कुछ ही समय में एक विशाल संहारक वृक्ष के रूप में खड़ा हो जाएगा और उसका कटु फल सभी को बुरी तरह से चखना पड़ेगा। कहा जाता है कि विल्सन के आदर्शवादी सिद्धांत के आधार पर वर्साई व्यवस्था की स्थापना हुई थी, लेकिन यह वार्ता सर्वदा गलत है। विल्सन के आदर्शों को किसी भी स्थान पर नहीं अपनाया गया था। पराजित राज्यों के सम्मुख आरोपित संधियों को स्वीकार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उनके लिए यह बुद्धिमानी थी कि वे आंख मिलाकर कठोर संधि के कड़वे घूंट को चुपचाप अपने कंठ के नीचे उतार लें। लेकिन यह स्थिति अधिक दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। यह निश्चित था कि कभी न कभी वह समय अवश्य आएगा जब जर्मनी एक शक्तिशाली राज्य बनेगा और वर्साई के घोर अपमान का बदला अपने शत्रुओं से लेगा। विजय के मद में चूर मित्र राष्ट्रों ने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि जर्मनी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करके भविष्य के लिए कितने खतरनाक कांटे बोए जा रहे हैं। वर्साई व्यवस्था की एक दूसरी कमजोरी भी थी। उसके द्वारा यूरोप में अनेक खतरा केंद्रों का निर्माण हुआ था। कहा जाता है कि इस व्यवस्था के कारण यूरोप का बाल्मीकीकरण हो गया। झूठी राष्ट्रीयता के नाम पर यूरोप के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और पुराने साम्राज्यों के स्थान पर असंख्य छोटे छोटे राज्य पैदा हो गए। प्रायः यह सब राज्य भविष्य के खतरे के तूफानी केंद्र थे। इसके अतिरिक्त वर्साई व्यवस्था के द्वारा डार्जिलिंग, पोलिस, गलियारे जैसी असंख्य एलसस लोरेन पैदा हो गए थे। यह निश्चित था कि उपयुक्त समय आने पर इन खतरनाक केंद्रों में संकट उपस्थित होंगे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उनका बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन 1919 के राजनेता शायद इसकी कल्पना नहीं कर सके। हिटलर के उत्कर्ष में इस बात से बड़ी मदद मिली थी।
यदि वर्साय व्यवस्था को युद्ध का एक कारण माना जाए तो कोई गलत नहीं होगा। ब्रिटेन की नीति के बारे में भी वो भी एक कारण था। इसमें कोई शक नहीं कि जर्मनी की शक्ति संतुलन का सिद्धांत ब्रिटिश विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व रहता आया। पर युद्धोत्तर काल की ब्रिटिश नीति में इस तत्व पर आर्थिक जोर देना इतिहास के साथ अन्याय करना होगा। वास्तव में इस काल की ब्रिटिश नीति ने शक्ति संतुलन का सिद्धांत उतना प्रबल नहीं था जितना रूसी साम्राज्य के प्रसार को रोकने का प्रश्न था। जिस ब्रिटिश नीति को तुष्टीकरण की नीति कहा जाता है वह वास्तव में प्रोत्साहित करों की नीति थी। साम्राज्यवादी ब्रिटेन की सबसे बड़ी समस्या जर्मनी नहीं वरन साम्यवादी प्रसार को रोकना था। इस काल में ब्रिटेन ने नीति निर्धारकों का एक अनुमान था कि एशिया में जापान और सोवियत संघ तथा यूरोप में जर्मनी और सोवियत संघ भविष्य के वास्तविक प्रतिद्वंदी होंगे या हैं। अगर इन शक्तियों को आपस में लड़ाता रहा जाए और इस पर एक दूसरे पर रुकावट डालते रहे तो ब्रिटिश निर्विरोध अपने विश्वव्यापी साम्राज्य को कायम रखे रह सकता है। ब्रिटेन की नीति यह थी कि फ्रांस के साथ असहयोग करके उस पर दबाव डालकर हिटलर, मुसोलिनी और हीतो को साम्यवादी रूस के खिलाफ उभारा जाए और उसका सहायता करके साम्यवादी रूस का विनाश किया जाए। इनमें शक्ति संतुलन का कोई सिद्धांत काम नहीं कर रहा था क्योंकि सोवियत संघ अभी बहुत कमजोर था। ब्रिटिश शासकों की यह नीति गलत तर्क पर आधारित थी। उसका कारण यह था कि उस समय ब्रिटेन की नीति का निर्धारण कुछ अनुभवहीन तथा कट्टर साम्यवादी विरोधी व्यक्तियों के हाथ में था। कर्नवालिस, चैम्बरलेन, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मॉन्टेग्यू नॉर्मन, लॉर्ड वेबर बुकर, जेकब तथा गार्विन जैसे पत्रकार, डीन ईक जैसे लेखक, कैंटरबरी जैसे आर्चबिशप और अनेक पूंजीपति, सामंत, जमींदार और प्रतिक्रियावादी इस गुट के प्रमुख सदस्य थे और इन्हीं लोगों के हाथों में ब्रिटेन के भाग्य निर्धारण का काम था। जिसे देश के नीति निर्धारण में ऐसे लोगों का हाथ हो या नीति साम्यवादी विरोध नहीं हो तो क्या हो सकती थी। चैम्बरलेन इस दल का नेता था। इन लोगों के हाथ की कठपुतली मई 1937 में चैम्बरलेन ने ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। तथाकथित तुष्टीकरण की नीति की वह प्रतिमूर्ति ही था। चेकोस्लोवाकिया का विनाश उसने इसी उद्देश्य के कारण की जिससे हिटलर प्रोत्साहित होकर सोवियत संघ पर चढ़ाई कर बैठेगा। इसी भावना से प्रेरित होकर वह पोलैंड के विनाश में भी अपना सहयोग देने को तैयार था, किंतु हिटलर के जिद के कारण वह अपने इस कुकार्य में सफल नहीं हो सका। उसकी गलती यह थी कि उसकी गलत नीतियों का परिणाम सारे संसार को भुगतना पड़ा। राष्ट्रसंघ के भारत का उल्लंघन। राष्ट्रसंघ के विधान पर हस्ताक्षर करके सभी सदस्य राज्यों की वादा किया था कि वे सामूहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडता अक्षुण्ण रखेंगे और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। लेकिन जब मौका आया तब सबके सब पीछे हट गए। जापान चीन को और इटली अबिसिनिया को रौंदता रहा। दोनों आक्रांत देश राष्ट्रसंघ के सदस्य थे पर किसी ने कुछ नहीं किया। इसके बाद चेकोस्लोवाकिया की बारी आई। फ्रांस चेकोस्लोवाकिया की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध था, लेकिन जब समय आया तो अपने मित्र को बचाने तो नहीं गया, उल्टे उसके विनाश में सहायक हो गया। जो मित्र राष्ट्र थे चेकोस्लोवाकिया, वो फ्रांस उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध था,
परंतु जब उस पर रक्षा करने की बात आई तो चेकोस्लोवाकिया का रक्षा उसने नहीं किया। रक्षा तो दूर की बात, उल्टे उसके विनाश में अपनी सहभागिता दिखा दिया। ब्रिटेन और फ्रांस परिवर्तित चेक सीमा की गारंटी दिए हुए थे, पर जब हिटलर बचे हुए चेक राज्य को भी हड़पने लगा तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया। इससे बढ़कर विश्वासघात और क्या हो सकता था कि आक्रमण प्रतियों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। जापान ने चीन पर आक्रमण किया। किसने? जापान ने चीन पर आक्रमण किया और उसे कोई दंड नहीं मिला। मुसोलिनी को इससे प्रोत्साहन मिला और उसने अबिसीनिया पर चढ़ाई कर दी। अबिसीनिया पर आक्रमण करने वाले को कोई दंड नहीं मिला, इसलिए हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण का विरोध नहीं किया गया। फिर इस कमजोरी से लाभ उठाकर हिटलर ने पोलैंड पर चढ़ाई कर दी। अगर सभी राष्ट्र अपने दिए गए वचनों का पालन करते और समय समय पर उनकी रक्षा करते तो आक्रमण की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता और किसी भी रूप में द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। यूरोपीय देशों में गुटबंदियां हो गई, यह भी एक कारण था। आधुनिक युग में दुनिया के अधिकतर लोगों के मन में यह एक अंधविश्वास जम गया है कि सैन्य संधि तथा गुटबंदी के द्वारा विश्व शांति कायम रखी जा सकती है। शांति बनाए रखने के नाम पर यूरोपीय राज्यों के बीच विविध संधियां हुई, जिसके फलस्वरूप यूरोप फिर से दो विरोधी गुटों में बंट गया। एक गुट का नेता जर्मनी था तो दूसरे गुट का फ्रांस। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना अनुचित नहीं है कि इन गुटों के मूल में दो बातें निहित थी। एक सैद्धांतिक समानता और दूसरा हितों की एकता। इटली, जापान और जर्मनी एक सिद्धांत तानाशाही में विश्वास करते थे। वर्साय संधि से उनकी समान रूप से शिकायत थी और उसका उल्लंघन करके अपनी शक्ति को बढ़ाने में उनका एक समान हित था। इसके विपरीत फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड इत्यादि देशों का एक हित स्वार्थ था। वर्साय व्यवस्था से उन्हें काफ़ी लाभ पहुंचा था और इसलिए था स्थिति बनाए रखने में उनका हित था। बहुत दिनों तक ब्रिटेन इस गुट में शामिल नहीं हुआ, पर अधिक दिनों तक ब्रिटेन गुट से अलग नहीं रह सका। परिस्थिति से बाध्य होकर उसे भी इस गुट में सम्मिलित होना पड़ा। उधर रूस की स्थिति कुछ दूसरी ही थी। साम्यवादी होने के कारण पूंजीवादी और फासिस्टवादी दो गुट उसे घृणा करते थे और कोई उसको अपने गुट में लेना नहीं चाहता था। पर जब यूरोप की स्थिति बिगड़ने लगी तो दोनों गुट उससे अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए प्रयास करने लगे। जब इस युद्ध में परिस्थितियां विपरीत होने लगी तो सभी रूस को अपनी ओर लेने का प्रयास करने लगे। अंत में जर्मनी को इस प्रयास में सफलता मिली और सोवियत संघ उसके गुट में शामिल हो गया। इसके फलस्वरूप यूरोप का वातावरण दूषित होने लगा तथा राष्ट्रों के बीच मनमुटाव पैदा होने लगा। राष्ट्रों के परस्पर संबंध बिगड़ने में इन गुटबंदियों का बहुत बड़ा हाथ था। इस दृष्टि से गुटबंदी जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण था। अगर ये देश अपने अपने भाग में अपने अपने जो रक्षा करने की प्रवृत्ति थी, जो इन लोगों ने जो वादे किए थे, उस वादे को अगर निभाते तो द्वितीय विश्व युद्ध कदापि नहीं होता। बहुत सारे राष्ट्रों के बीच मनमुटाव पैदा होने लगा। एक देश दूसरे देश को सशंकित नजरों से देखने लगे और तो और अपनी सुरक्षा के प्रबंध में जुट जाते। इस अवस्था में सुरक्षा का एकमात्र उपाय हथियारबंदी समझा जाता था। जो राष्ट्र जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसके पास जितनी अधिक सैन्य बल होगा, वह अपने को उतना ही अधिक बलवान समझता है। इन सिद्धांत को यूरोप के सभी राज्य विश्वास करते थे। युद्ध के बाद जर्मनी
यद्यपि बिल्कुल पस्त पड़ा हुआ था, फिर भी फ्रांस को जर्मनी से काफ़ी डर था, इसलिए वह हथियारबंदी में हमेशा लगा रहता था। युद्ध के बाद भी सैनिक शक्ति में सर्वप्रथम स्थान रखता था। हर वर्ष उसका सैनिक बजट बढ़ते जाता था, हथियार हमेशा बढ़ते जा रहा था, हथियार की होड़ लगी हुई थी। हर वर्ष उसका सेना में बढ़ोतरी होती थी। प्रथम महायुद्ध में फ्रांस की सीमा को जर्मनी बड़ी आसानी से पार कर गया था। अतः भावी जर्मन आक्रमण से बचने के लिए फ्रांस ने 1937 में स्विट्जरलैंड की सीमा से एक श्रृंखला तैयार की, जिसको मैगिनो लाइन कहते हैं। 1933 में जब संसार की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई तो ब्रिटेन में भी हथियारबंदी करनी शुरू हो गई। फ्रांस के सभी देशों में यह क्रम पहले से ही प्रारंभ था। सभी अपने सैन्य बल को मजबूत कर रहे थे, सभी हथियारों को जमा कर रहे थे, एक से एक अत्याधुनिक हथियार अपने देश के सैन्य बल के पास रखना चाहते थे। ब्रिटेन का अनुकरण करते हुए देश भी हथियारबंदी करने लगे, जो अभी तक चुप बैठे हुए थे। इस समय तक जर्मनी ने नाती क्रांति हो चुकी थी। हिटलर ने वर्साई की संधि की उस शर्त को, जिसके द्वारा जर्मनी पर सैनिक पाबंदियां लगा दी गई थी, सबसे पहले मानने से इनकार कर दिया और जोर जोर से हथियारबंदी करने लगा। कुछ ही दिनों में जर्मनी की सैन्य शक्ति काफ़ी बढ़ गई। उसकी थल सेना और वायु सेना संसार की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति थी। फ्रांस की मैगिनो लाइन के जवाब में उसने भी एक समानांतर सिंगल लाइन बनाई, जो किसी भी स्थिति में फ्रांस की किलेबंदी से कम नहीं थे। इस प्रकार देखते देखते सारा यूरोप एक शस्त्रागार हो गया। सभी देश में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। राष्ट्रीय बजट का अधिकांश बजट सेना पर खर्च होता था। वर्षों तक राष्ट्र संघ के तत्वाधान में इस बात का प्रयास होता रहा कि हथियारबंदी की होड़ किसी तरह रोका जाए, लेकिन राष्ट्र संघ की सफलता इसमें नहीं मिली और यूरोप में सशस्त्रीकरण की दौड़ होती रही। इसी सैनिक तैयारी का निष्कर्ष निकला कि शस्त्र निर्माण की प्रतिस्पर्धा ने द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण हो गया। राष्ट्र संघ की स्थिति बहुत ही कमजोर थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि वह संसार में शक्ति कायम रखेगा, लेकिन जब समय बीतने लगा और परीक्षा का अवसर आया तो राष्ट्र संघ एक बिल्कुल शक्तिहीन संस्था साबित हुई। जहां तक छोटे छोटे राष्ट्रों के पारस्परिक झगड़े के प्रश्न था, राष्ट्र संघ को उसमें कुछ सफलता मिली, लेकिन जब बड़े राष्ट्रों का मामला आया तो राष्ट्र संघ कुछ भी नहीं कर सका। जापान ने चीन पर चढ़ाई कर दी और इटली ने असीनिया पर हमला किया, पर राष्ट्र संघ उसको रोकने में बिल्कुल असमर्थ रहा। अधिनायकी को पता चला कि राष्ट्र संघ बिल्कुल शक्तिहीन संस्था है और वे जो चाह रहे हैं कर सकते हैं, पर राष्ट्र संघ की असफलता के लिए उस संस्था को दोष देना बिल्कुल सही नहीं है। राष्ट्र संघ की एक संस्था थी और यह उनका कर्तव्य था कि उस संस्था को सफल बनाए। राष्ट्र संघ ने अबिसिनिया पर आक्रमण करने के अपराध में इटली को दंड दिया। इसके विरुद्ध आर्थिक पाबंदियां लगाई गई, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने इस राष्ट्र संघ के साथ सहयोग नहीं किया। राष्ट्र संघ की निष्क्रियता के जो कारण हो, लेकिन उस पर से लोगों का विश्वास जाता रहा और जिस उद्देश्य से उसकी स्थापना हुई थी उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रहा। इसलिए राष्ट्र संघ की कमजोरियों को भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण में एक उत्तरदायी माना जाता है। पोलैंड का युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसमें पोलैंड का युद्ध, दूसरी बार इस पर विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे इस कारण में भी, और सी बहुत सारी बातें थी और उन सब बातों पर चूंकि लंबा ये व्याख्यान हो जाएगा
इसलिए इससे आगे वाली जो बातें हैं आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।